खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, बस अपनी तकदीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार फिर नई वीडियो के साथ बीपीएससी एईडीओ के लिए इंग्लिश सेट की पूर्ण व्याख्या के साथ नौकरी योद्धा चैनल पर उपस्थित हूँ। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रहा कि आपको कॉमन एरर बनाना है। तो कॉमन एरर से आपको बीपीएससी एईडीओ में 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। अब इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो ए में ही, बी डू नॉट, सी नो हाउ और डी नो एरर। तो फाइंड आउट कीजिए कि एरर क्या है। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें एरर स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसके साथ एरर है जो बी पार्ट में देखेंगे कि ही के अनुसार वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। और तो इस तरह से देखा जाए तो डू नॉट नहीं डज नॉट का यूज होगा। तो डज नॉट यानी आप जैसा कि जानते हैं कि ही, सी और इट और नेम के साथ कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ आप डज का यूज करें। तो आप देख रहे हैं कि ही के साथ डज हो जाना चाहिए, तो डज का यूज आपको करना है। लेकिन इसके साथ पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा लर्निंग करना है। तो नो के साथ जो यूज हुआ है, एक वर्ब आगे ऑपरेट का यूज किए हैं। तो जब भी नो के साथ यूज करें किसी अगले वर्ब को, नो या लर्न, अगर दोनों में से कोई वर्ड आए तो इसके साथ अगर कोई वर्ब इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हाउ का यूज श्योर कीजिए। हाउ प्लस 2 प्लस V1। इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इससे एरर बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो ये करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ आई डोंट नो टू प्ले क्रिकेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को बस फॉलो करेंगे। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो आपको जैसे ही नीदर नॉर का यूज देखें तो आप मात्र 2 एरर पे फोकस करना है। नीदर नॉर जो ज्वाइन वर्ब को करता है, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, तो उस 2 सब्जेक्ट पे फोकस देखें कि वो उस सब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। और नीदर नॉर के साथ, नीदर के साथ हमेशा नॉर यूज होता है। नीदर के साथ हमेशा जो पेयर है वो नॉर होगा और ईदर के साथ और का पेयर होता है। तो अगर देखा जाए तो नीदर के साथ नॉर है, सेंटेंस तो सही है इसके अनुसार। बट अगर देखा जाए वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट अगर करवाएंगे तो नीदर और नॉर से जब भी अगर सेंटेंस जुड़ा हो, यानी नीदर और नॉर से जब भी 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो जो वर्ब होगा, यानी वर्ब की बात मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे बात ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वर्ब होगा वो एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। आप देख रहे हैं कि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है।
तो प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वाज नहीं बीआर का प्रयोग हुआ। तो इसके अकॉर्डिंगली ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार ए वर्ब होगा। तो इसके अनुसार होना चाहिए वर, नॉट वाज। अब अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। फ्रेंड, ए रिमूव टू का सेंटेंस है, बट जो क्वेश्चन का जो आप एरर है वो क्लियर है। एरर आप न्यूज पे को देखें, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर होता है। नंबर 1 याद रखेंगे, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो आपका जो न्यूज है वो सिंगुलर है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन ए क्या सिंगुलर। तो आपका सिंगुलर अगर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो इसके अनुसार देखा जाए तो न्यूज के साथ आर होना चाहिए। आर का मतलब सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में आपका एरर है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सी पार्ट में एरर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर है कि ही इज जूनियर देन मी बाय 2 years। ये एरर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप को पता होना चाहिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो कंपैरेटिव डिग्री में तो देन लगता है, ऐसा नहीं कि सारे जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड के साथ देन आपका देन यूज करना है। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ देन का यूज नहीं होता है। जैसे अगर जूनियर या सीनियर, प्रायोर, सुपीरियर, इन सारे वर्ड के साथ देन का यूज कभी नहीं करें। इसके साथ टू का यूज होता है, देन कभी नहीं यूज करें, रॉन्ग। इसके साथ टू का यूज करना है। तो अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे एरर, ही इज जूनियर टू मी बाय 2 years। तो यानी कि जूनियर देन नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या करना है, टू का यूज होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। तो इसमें क्या है दोस्त कि एक दो चीज़ के बीच कंपेयर लाइकिंग का सेंस में है, और इसलिए दो चीज़ के बीच लाइकिंग चूज किया जा रहा है और कंपेयर भी किया जा रहा है। तो जब भी आप प्रेफर वर्ड देखें, प्रेफर, तो प्रेफर के साथ भी देन नहीं, आपको टू का यूज करना है। तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ऐसे तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का बहुत तरीका है, बट जो एरर है तो एरर के अनुसार ही आपको करेक्ट करना है। अगर आप बोलेंगे कि देन का यूज करना है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ये करेक्ट है। टी, या लिख सकते हैं आई लाइक मोर कॉफ़ी देन टी, ये भी करेक्ट सेंटेंस है।
तो यहाँ एरर के मुताबिक आप देखें तो एरर के साथ प्रेफर यूज किया है, तो आपको कॉफ़ी के साथ जो देन है वो गलत है, ये देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू का यूज करें। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आपको देखने को मिलेगा कि सिनोनिम्स इसका जो उच्चारण होता है वो सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द। पहले तो आप जानें कि समानार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कि समान अर्थ वाले शब्द को आपको समानार्थक शब्द बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है कि एमिनेंट। आप एमिनेंट का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो आप एमिनेंट का समानार्थक शब्द ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो इसका आंसर एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित। तो आप इस तरह से अगर बोलें तो एमिनेंट का मतलब होगा फेमस, जो कि आप यूज करते हैं। वेल नोन, बहुत सारे वर्ड हैं जो आप, और इस वर्ड के बहुत सारे वर्ड हैं, बट अभी आप दो दो वर्ड लेके चलें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एमिनेंट का अगर इसमें से आपको सिनोनिम ढूंढना तो डिस्टिंग्विश्ड होगा, अननोन तो हो नहीं सकता है। इलिटरेट निरक्षर को बोलते हैं, डिस्टिंग्विश्ड बोलते हैं वही फेमस और वेल नोन पर्सन। ऑर्डिनरी साधारण आदमी, तो इसके अनुसार आपको सिनोनिम्स डिस्टिंग्विश्ड होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दो वर्ड है जो कन्फ्यूजन होता है। एक वर्ड होता है इमिनेंट, ये अंतर, दोनों में अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो सेंटेंस फिलअप में आपको देखने को मिलेगा। एक होगा इमिनेंट का मतलब होगा समथिंग, इमिनेंट का मतलब है समथिंग which is to be happen soon, to be happened soon। इसका मतलब कि वो चीज़ जो कि कुछ ही देर में होने वाला हो, नज़दीकी, आसन जिसको बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं आसन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो इमिनेंट रेन बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव है दोस्त। तो आप एमिनेंट पर्सन बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ फेमस व्यक्ति। जैसे गांधी जी वाज एन एमिनेंट पर्सन, बट इमिनेंट रेन का मतलब हो गया कि वो बारिश जो कि कुछ ही देर में होने वाली हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि आई कैंसिल द प्लान ड्यू टू द इमिनेंट रेन। तो इमिनेंट रेन में आपको इसका यूज करना है, इमिनेंट रेन या इमिनेंट बार ले लें। इमिनेंट बार का मतलब कि ऐसा बार या युद्ध जो कि कुछ ही देर में लगता है कि वो अब हो जाने वाला है। वो सिचुएशन के अनुसार वो इमिनेंट क्रिएट होता है, वो सिचुएशन के मुताबिक इसका यूज होता है। बस एमिनेंट का यूज हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ऑब सॉलिड, इसको पढ़ देंगे, अब सॉलिड उच्चारण करना है। अब सॉलिड का मतलब क्या है? सिंपल एकदम वर्ड है, ओल्ड। इसको बोलेंगे ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना। नॉट पॉपुलर ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉट पॉपुलर। आउटडेटेड बोल सकते हैं, आउटडेटेड। इसका सेंस हुआ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है कि टाइपराइटर का यूज़ करते थे। आज
वो टाइपराइटर आउटडेटेड हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज, एक समय था लैंडलाइन का यूज होता था, और आज है जो देख रहे हैं कि स्मार्टफोन। तो काम अब जो ऑब्सोलीट का मतलब है कि ओल्ड, आउटडेटेड, नॉट पॉपुलर। तो बहुत सारे वर्ड इसके और भी हैं, बट अभी 2 या 3 वर्ड लेके चल रहा हूँ, ताकि हर वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। तो धीरे धीरे आपका वर्ड पावर इन रिच हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि ये डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब है परिश्रमी। अगर हिंदी में बोलें तो परिश्रमी। और परिश्रमी का आप क्या बोलते हैं? लेबोरियस। क्या बोलते हैं? लेबोरियस। जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियस। और आप इसमें देखेंगे तो आप बता सकते हैं हार्ड वर्किंग आंसर होगा। क्या होगा? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग आंसर होगा। तो अब चलते हैं दोस्त अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन में। अगले जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम्स है। एग्जाम में आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लेंगे। ऐसा नहीं कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स वो वहाँ पे आप मार के आ जाएं। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एंटोनिम जेनेरस। जेनेरस क्या है? जेनेरस एक पॉजिटिव वर्ड है। नंबर 1 सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि वो निगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है। मेरा पॉजिटिव वर्ड करने का मतलब सेंस है कि वो होना चाहिए। तो जेनेरस का मतलब होता है दयालु। अगर कहीं जेनेरस तो इसका मतलब है दयालु, जिसको बोलते हैं, अगर बोले हिंदी इंग्लिश में वर्ड है काइंड या टेंडर। बहुत सारे वर्ड हैं। इसका मैग्नानिमस भी एक वर्ड है जो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा पूछता है। मैग्नानिमस। तो जेनेरस का अगर एंटोनिम्स पूछेगा तो इसमें आप अगर देखेंगे तो एंटोनिम्स में आप सेल्फिश बोल सकते हैं। सेल्फिश होगा, काइंड नहीं हो सकता, हेल्पफुल नहीं हो सकता, नोबेल नहीं हो सकता है। तो काइंड, हेल्पफुल, नोबेल तो सेम है, जेनेरस का सिनोनिम्स है। तो सेल्फिश हो सकता है। सेल्फिश का मीनिंग आप जानिए, मीन भी आप बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं। पर्सिमोनियस भी एक वर्ड आता है। पर्सिमोनियस का मतलब होता है मक्खी चूस, जो कि खर्चा करना बिल्कुल नहीं चाहता हो। और दो जेनेरस इस सेंस में समझे कि केवल पैसे के लिए फ्री में। जो आदमी काइंड, टेंडर, जेनेरस है, वो ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है ना कि वो आपको गिव, वो आपको देंगे, गिव मनी, टाइम, ETC इन फ्री। वैसे लोग वो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जेनेरस लोग होते हैं। ये होना चाहिए लोगों में। दयालु जो होते हैं ना, काइंड, टेंडर, मैग्नानिमस, जेनेरस, तो जेनेरस लोग होते हैं। और इसका जस्ट बोलिए तो मीन हो गया, या पर्सिमोनियस आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो एंटोनी से एक्सपेंड का, तो सबसे पहले एक्सपेंड क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ द समथिंग। एक्सपेंड का मतलब हो गया इंक्रीज द साइज ऑफ द समथिंग। इसका मतलब हो इंक्रीज द साइज ऑफ द समथिंग।
तो एक्सपेंड का मतलब है कि इंक्रीज द साइज ऑफ द समथिंग। तो आप इसके अनुसार क्या, इंक्रीज द साइज ऑफ, STS से मैं समथिंग लिखता हूँ शॉर्ट में, समझें उसको। तो एक्सपेंड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का एंटोनिम, जब मैं जेनरस का एंटोनिम सेल्फिश होगा, और कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंड का एंटोनिम्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, विक्ट्री, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जाने, विक्ट्री का मतलब जीत होता है, विन। किसी भी बैटल को आप जीतते हैं ना तो विक्ट्री होता है। लेकिन आपको एंटोनिम्स पूछा है, सक्सेस तो होगा नहीं, सक्सेस भी वही है आपकी जीत, सफलता जो मिलती है। तो इसका एंटोनिम्स क्या है, फेलियर, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ एक वर्ड बहुत ज़्यादा पूछता है, ट्रायम्फ। इसको बोलते हैं ग्रेट सक्सेस, इसको बोलते हैं ग्रेट सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता। देखिए, विक्ट्री और ग्रेट सक्सेस में क्या है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो विक्ट्री नहीं माना जाएगा, वो ट्रायम्फ है, बहुत बड़ी जीत, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट विक्ट्री, जिसको बोलेंगे ग्रेट विक्ट्री। और एक वर्ड होता है इसका एंटोनिम्स अगर लेंगे तो विक्ट्री का एंटोनिम्स यहाँ पे फेलियर होगा। और फेलियर का मतलब कि नॉट सक्सेस। तो आप विक्ट्री का अपोजिट फेलियर है, ऑप्शन के मुताबिक फेलियर होगा। अगर ट्रायम्फ का अपोजिट पूछेगा तब फियास्को आप लिखेंगे। इसका अपोजिट जो है, क्लोज मीनिंग की बात मैं बोल रहा हूँ, तो लिखें फियास्को। फियास्को एक वर्ड आता है, FIASCO। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बट जो मैटर है उस पर आप फोकस रहें, मैं सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट में चल रहा हूँ मैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि अनेक शब्दों से एक शब्द, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, जो कि एग्जामिनेशन है आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने का तरीका है, आप अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आप इस तरह से फॉलो करेंगे। हु का मतलब यहाँ जो है, हु का मतलब क्या है, जो पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है। अब पर्सन का मतलब है कि व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो टॉक्स टू मच, जो बहुत बोलता हो, तब इसका मतलब है कि वह व्यक्ति, लिखेंगे वह व्यक्ति जो बहुत बोलता हो। तो इसके अनुसार आप जो देखेंगे तो गारुलस जो है वो बोलते हैं वाचाल को, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गारुलस। और अगर रेटिसेंट की बात बोलें तो इसको मितभाषी बोलते हैं। मितभाषी का मतलब जस्ट अपोजिट, जो बहुत कम बोलता हो, अ पर्सन हु टॉक्स लेस। और साइलेंट का मतलब आप जानते हैं, चुप। और साई का मतलब होता है शर्मीला, साई का मतलब होता है शर्मीला, ठीक है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर। ऐसा जगह, इसको पढ़ेंगे, ऐसा जगह जहाँ हथियार को
रखा जाता है भंडार की तरह, तो उसको बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं? आर्सेनल। लाइब्रेरी में तो किताब को रखा जाता है। मोनेस्ट्री बोलते हैं ऐसे जगह जहाँ पे मंक के समूह को बोलते हैं, द प्लेस वेयर मंक्स लिव्स, ऐसे जगह जिसको मठ अगर बोले तो मठ बोल सकते हैं। मठ बोला जा सकता है। मठ। अब बेकरी तो आप जानते ही हैं, बेकरी की दुकान होती है जहाँ से आप ब्रेड लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, हमेशा आप देखेंगे वन वर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जो भी मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन इसी का किया जाता है। जब आप मेरी 30 स्टेप कर लेंगे ना 30 दिन, तो आपको सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, बट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करते जाना है। और इसका एक्सप्लेनेशन आपको भी टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, बट अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ आप फोकस रहें कि आपको कैसे पढ़ना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति, मैं अभी बोला कि वह व्यक्ति, यहाँ बोलेंगे वह व्यक्ति जो डज नॉट बिलीव का मतलब विश्वास नहीं करता हो गॉड में, यानी भगवान में विश्वास नहीं करता हो। वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अथिस्ट बोलते हैं। देखिए दोस्त, अगर ए लगा हुआ आगे हो तो निगेटिव वर्ड ही होता है वो, रूट वर्ड के अनुसार। जैसे थिस्ट के साथ लगा हुआ है तो वो क्या है? निगेटिव वर्ड है, अथिस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थिस्ट होगा या थिस्ट होगा, अथिस्ट होगा। इसको बोलते हैं कि आस्तिक। एक वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आस्तिक। हिंदी पे भी फोकस रहें क्योंकि आपका हिंदी का भी पेपर होगा, तो आस्तिक बोला जाता है। हिंदी में भी आ सकता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? तो सॉरी दोस्त, उल्टा हो गया, नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जो थिस्ट है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, तो उसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलेंगे? आस्तिक। और मोनोथिस्ट, मोनो देखो, मोनो जहाँ भी लग जाए वन का सेंस देगा, रूट वर्ड है। यहाँ पे मोनो प्लस थिस्ट लगा हुआ है, मैंने एकेश्वरवादी। मोनो का मतलब वन, जैसे मोनोपोली, मोनीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन मैरिज को मोनीगैमी बोलते हैं। मोनो मीन्स वन, ये रूट वर्ड है। अगर रूट वर्ड जानेंगे ना तो वर्ड पावर आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो मोनो और थिस्ट, तो थिस्ट तो हो गया भगवान विश्वास करने वाला, मोनो मीन्स एक, यानी एक भगवान में विश्वास करने वाला, तो बोलेंगे एकेश्वरवादी। बोलते हैं एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी। इसको बोलेंगे एकेश्वरवादी, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। एग्नोस्टिक बोलते हैं अज्ञेयवादी को। अज्ञेयवादी का मतलब ये हुआ कि ये श्योर नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। अथिस्ट और एग्नोस्टिक में कन्फ्यूजन बहुत लोग को होता है। अथिस्ट लोग होता है कि 100% बिलीव नहीं करते हैं, ये 100% इनको बिलीव नहीं है कि गॉड में, कि गॉड नहीं है।
ये कहते हैं गॉड नहीं है। ये श्योर नहीं है, ये 100% नहीं की बात है, इनको उनके एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है। तो यही दोनों में अंतर है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इडियम्स एंड फ्रेजेज है दोस्त, इडियम्स एंड फ्रेजेज कुछ हैं जो डिस्कस करेंगे। एक झलक आप देखें और चीज़ों को समझें कि क्या है। पहला क्या है कि टू हिट द नेल ऑन द हेड्स, इसका मतलब क्या हो गया। ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। आप इडियम्स एंड फ्रेजेज नहीं जानेंगे ना तो उसका आप एग्जाम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जानना होगा एग्जैक्ट क्या होता है उसका अर्थ। इडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब सेंटेंस में मीनिंग कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो उस चीज़ को जब तक आप जानेंगे नहीं आप नहीं कर पाएंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ मेरे पास हैं, वही रिपीटेशन होता है 200 और 250 के अप्रॉक्स में है। उसके बाद आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं छूटेंगे। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस की बुक किताब ला के पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कंपटीशन को कम्पीट करना है, क्वालिफाइंग करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक भी क्या है कि हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका मतलब हो कि टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि किसी भी चीज़ को सटीक बात करना। सटीक बात करना मतलब कि जो चीज़ सटीक, आप हिंदी लिख लें सटीक। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट दोस्त। सटीक बात करना, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, माने जो सही चाहे एग्जैक्टली उसी तरह से वो किसी चीज़ को रखना, कहना, तो उसको तो सटीक बात करना। यानी कि डिस्क्राइब और सिचुएशन एक्यूरेटली, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया क्या कि डिस्क्राइब द सिचुएशन एक्यूरेटली। मुझे बड़ा बड़ा लिखने की आदत है तो थोड़ा समस्या हो रही है चीज़ों को लिखने में, बट आप मैटर पे फोकस रहें, चीज़ों को लर्न करें। और मेरा काम है आपको कैसे विजेता बनाना है, बट आप मेरे साथ चलें। तो दोस्त अब टाइम है नेक्स्ट पे कि आप अगले क्वेश्चन की ओर मैं जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इसके अनुसार टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो गया। टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो गया कि डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि गुप्त होता है। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, डिस्क्लोज करना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप अगर ऑप्शन के मुताबिक जाएंगे तो टू रिवील द सीक्रेट। रिवील का मतलब ये होता है कि जो छुपी हुई चीज़ें है उसका पर्दाफाश करना, राज खोलना। एक बात बोलते हैं राज खोलना, क्या बोलते हैं, राज खोलना। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जब राम भगवान रावण को मार रहे थे तो तीर चला रहे थे तो रावण की मूड़ी पे मूड़ी कट रही थी, लेकिन रावण मर नहीं रहा था।
तो वहाँ पे कुछ सीक्रेट था जो किसी ने उस राज को क्या किया, स्पिल द बीन्स किया था। याद कीजिए उस आदमी को। तो उस चीज़ और राज खोलना, तो क्या बोलते हैं इसको, स्पिल द बीन्स टू रिवील द सीक्रेट। ओके, तो डिस्क्लोज, रिवील, ये सब वर्ड आप मेन चीज़ आप जाने, तो आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। दोस्त व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब वो तो उजला हाथी, उजला हाथी। आप तो जानते हैं ना थाईलैंड में मिलता है व्हाइट एलिफेंट, तो वो व्हाइट एलिफेंट की बात नहीं है। ये जो बात कर रहा है फ्रेज की बात हो रही है। फ्रेज में मैं बोल रहा हूँ ना कि वो वर्ड लिखा कुछ और है लेकिन उसके पीछे का मीनिंग कुछ और है। हाँ, उसी से संबंधित सेंस से वो बनता है। तो व्हाइट हाथी यानी कि अगर आपको एक हाथी को पालने के लिए दिया जाए तो एग्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और जिसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है, पहले के लोग रखते थे। तो उसी तरह से आज क्या है, मर्सिडीज़ गाड़ी ले आएंगे, आपके लिए उपयोगी है नहीं और काफ़ी कॉस्टली है, तो आपके लिए क्या हो गया, वो व्हाइट एलिफेंट है। तो काफ़ी खर्चीली वाली वस्तु जिसका कि कोई ज़रूरत नहीं हो। मैं लिख देता हूँ, काफ़ी खर्चीली वाली वस्तु जिसकी ज़रूरत नहीं हो, जिसकी ज़रूरत नहीं हो। तो अ थिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस फॉर यू। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, इसके अनुसार अगर देखेंगे तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन, माने आपके पास तो है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है और उसका आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं मेंटेनेंस में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपके लिए वो व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आप व्हाइट एलिफेंट। तो देख रहे हैं ना कि इडियम्स एंड फ्रेजेज में बहुत ही आसान है, अगर वो आप जानते हैं तो बहुत ही आसान है। तो मैं उसी फ्रेज को यूज़ कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया और पूछा जाता है बार बार। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, आप प्रतिदिन इसका रिवीजन भी करें। और अगले क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट 30 क्वेश्चन के साथ अगेन, और फुली एक्सप्लेनेशन होगी और एक रिवीजन पैटर्न पे आपका इस चीज़ों को रिवीजन आपको करना है। तो आप टेलीग्राम पे मैं इसका डाल दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, आप रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या है, ही डिड नॉट न्यू द करेक्ट आंसर। गौर करेंगे क्या है दोस्त, कभी भी आप जैसा कि जानते हैं कि एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, निगेटिव पास्ट सिंपल सेंटेंस, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2, जिसको पास्ट सिंपल बोलते हैं, मैं V2 बोल रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। तो इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डीड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि V2 है। मैं अभी जस्ट लिखा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म आना चाहिए। डू में खुद डीड लग गया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन डू में ही डीड लग गया है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड, अब यहाँ के साथ नॉट है तो नॉट दीजिए, डिड नॉट। और जब यहाँ पे V2 का फॉर्म लग गया तो आगे V1 होना चाहिए। आप क्वेश्चन में गौर से देखिए, यहाँ डिड ये क्या किया, ए भी V2 और ए भी V2, यानी रॉन्ग यहाँ पे है। तो क्या सेंटेंस होना चाहिए, ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर।
यानी न्यू में मिस्टेक है, यानी न्यू नहीं, ही डिड नॉट नो होना चाहिए। तो आप का इम्प्रूव करके बताना है, तो आप बी आंसर होगा, जो कि डिड नॉट नो होगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ दोस्त, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। रिफ्रेन, अक्सर रिफ्रेन ऑब्स्टेन दो वर्ड यूज करता है जिसमें कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो बोलता है रिफ्रेन का यूज में क्या ऐसा चीज़ है जो कि कॉमन एरर। जब भी रिफ्रेन मिल जाए तो बस एक ही जगह आपको एरर मिलने वाला है। नंबर 1 कि जब आप रिफ्रेन देखें तो एक स्ट्रक्चर को याद रखें, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है नंबर 1, और फ्रॉम के बाद हमेशा V4 लगेगा, V4 के साथ ही आएगा। जैसे वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम द बाइन हियर, तो रिफ्रेन हमेशा वर्ब लाएगा। इसके बाद रिफ्रेन फ्रॉम के बाद नाउन देखने को नहीं मिलेगा। और ए टेम्पररी के लिए होता है। टेम्पररी का मतलब अगर कहीं भी गए और वहाँ पे बोल दिया कि स्मोकिंग सिगारेट इज प्रोहिबिटेड हियर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग सिगारेट देयर, माने कुछ समय के लिए वहाँ पे या हियर, उस समय के लिए आपको परहेज करना है। तो रिफ्रेन का मतलब हो गया परहेज करना। पहले ये समझिए, माने एवॉइड करना। रिफ्रेन का मतलब एवॉइड करना, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए एवॉइड करना, है ना। जैसे बोल सकते हैं, सॉरी, रिफ्रेन का मतलब कि एवॉइड टेम्पोररीली, लेकिन रिफ्रेन के बाद हमेशा V4 आना जरूरी है। देखिए कहाँ पे मिस्टेक है। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेज, समझ रहे हैं ना। रिफ्रेन के साथ क्या आएगा, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद क्या आएगा, स्मोकिंग। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा, ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आना है। तो सॉरी, ओहो, रिफ्रेन, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यहाँ पे ऑप्शन था, रिफ्रेन फ्रॉम, ये ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो अब आप बात रह गई कि अब्स्टेन का मतलब क्या हुआ। तो आप इसको नोट कर लें, अब्स्टेन के लिए परमानेंटली अवॉइड कर देता है उस चीज़ को कि मुझे सिगरेट पीना ही नहीं है, तो वहाँ पे अब्स्टेन फ्रॉम सिगारेट होगा। तो मैं बताता हूँ, अब्स्टेन आप याद रखेंगे, एक तरफ मैं रिफ्रेन लिख रहा हूँ, ए भी फ्रॉम लेगा, इसके साथ V4 आएगा। ये टेम्पोररली होगा, क्या होगा, टेम्पोररली। गौर कीजिए क्वेश्चन में पब्लिक प्लेस पे मना किया, ये नहीं बोला कि आपसे नहीं स्मोक कीजिए। पब्लिक प्लेस पे, जब तक आप पब्लिक प्लेस पे हैं तब तक नहीं करना है, तो वहाँ पे रिफ्रेन का ही यूज होगा। लेकिन अगर कोई दे परमानेंट आपको, माने पूरे लाइफ में, घर में, जैसे मैं कसम खा लिया हूँ कि मैं कभी सिगरेट पीऊँगा नहीं, मुझे मैंने स्मोकिंग नहीं करना है, तो रिफ्रेन नहीं काम चलेगा। अब्स्टेन का यूज कीजिए, वहाँ पे क्या चलेगा, अब्स्टेन, परहेज करना। अब्स्टेन फ्रॉम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब्स्टेन फ्रॉम तो होगा ही, फ्रॉम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी। यहाँ मज़े की बात है, इसमें V4 भी ला सकते हैं, नॉन भी साथ में ला सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि वी शुड अब्स्टेन फ्रॉम सिगारेट, आप बोल भी सकते हैं वी शुड अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग द सिगारेट। तो ये दोनों में ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब्स्टेन का मतलब हुआ कि आप लाइफ में उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं परमानेंटली। ये टेम्पररली है, ये है परमानेंटली, परमानेंटली। एक्चुअली दोस्त, कोई भी वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम्स होता नहीं है।
करेक्ट जो वर्ड्स में जानेंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं सारे वर्ड को मैं क्लियर कर दूंगा, तो इन चीज़ों को आप समझें। हो सकता है कॉमन ईरर में रिफरेंट के जगह पे आपको अब्स्टेंट देखने को मिले, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्लियर आपका हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में साफ कर देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में खास करके आपको देखने को मिलेंगे। ही इज वर्किंग हार्डली टू, क्या है, पास द एग्जाम। दोस्त आप अगर इस सेंटेंस का पहले अर्थ निकालेंगे तो हार्डली हार्ड में अंतर होता है। हार्डली भी एडवर्ब है, नो डाउट। हार्डली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ये वर्ड विच क्वालिफाई, द वर्ड विच क्वालिफाई एनी वर्ब। वर्ब को क्वालिफाइंग भी करता है, खुद को भी क्वालिफाइंग करता है, ऑब्जेक्टिव को भी करता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं वो एडवर्ब क्या हो गया, हार्डली, जो किसके बारे में, वर्ब के बारे में बोला। तो आप एडवर्ब का यूज हो, लेकिन इसका मीनिंग का सेंस चेंज कर जा रहा है। यहाँ पे होना चाहिए था ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। तो इसका सेंस हुआ कि एग्जाम को पास करने के लिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है, और यहाँ सेंस ही चेंज हो रहा है। वो एग्जाम में पास होने के लिए शायद ही वो कठिन परिश्रम कर रहा है। सेंटेंस का अर्थ निगेटिव हो जा रहा है, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब हो गया वर्क हार्ड, या लेबर हार्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेबर हार्ड, एक ही चीज़ है। कठिन परिश्रम करना, इसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, वर्क हार्ड का सेंस में है, तो इसलिए वर्क हार्डली नहीं होगा। हार्डली का मतलब क्या हो गया, शायद ही। हार्डली का मतलब हो गया स्कार्सली, मैंने शायद ही। कभी सिनोनिम्स भी पूछ सकता है आपको, तो ये हो गया शायद ही, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव इसकी ज़रूरत है ही नहीं। और ये अक्सर एग्जाम में इस तरह से आपको पूछेगा, तो आप अवेयर रहेंगे कि ऐसी गलती आप ना कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका क्या आंसर होगा, ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द, ये वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से अब अगले जंबल सेंटेंस है दोस्त। जंबल सेंटेंस, आप सेंटेंस को पढ़ें और आप एक सीक्वेंस में करें। देखिए जंबल सेंटेंस जब भी बना रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसका टेक्निक है, टिप्स है, मैं बताऊंगा, बट अभी तो चल रहा है क्लासेस, तो इस जगह मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जंबल सेंटेंस में शुरू में आप प्रयास करें, कोई सब्जेक्ट रूप में अगर नाउन आ रहा है ना तो नाउन को लाने का प्रयास करें। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करने का प्रयास करें। तो देखा जाए तो क्या है, हार्ड वर्क, देखिए अभी इसी वर्ड के बारे में जिक्र, हार्ड वर्क, ठीक है, टू अचीव सक्सेस, माने सफलता को पाने के लिए हार्ड वर्क इज नेसेसरी इन लाइफ। हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस, यानी आर के बाद पी, आर के बाद पी, आर पी यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद एस इन हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस, आर के बाद हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस इज नेसेसरी इन लाइफ। देखिए क्या हो बनेगा, ये बनाइए आप लोग। पहला ऑप्शन में क्या है, आर क्यू किया है,
हार्ड वर्क इज नेसेसरी नहीं होगा। और पी एस ओ किया है, और हार्ड वर्क पी टू अचीव सक्सेस। उसके बाद क्या है, इन लाइफ इज नेसेसरी, राइट। ठीक है, बी ऑप्शन होगा, हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस इन लाइफ इज नेसेसरी। तो आप थोड़ा कॉन्संट्रेट होके करेंगे तो ये चीज़ें हो जाती है, आपका रिदम टूटना नहीं चाहिए। इसमें यही तो है कि आपको बैलेंस करके सारी चीज़ को करना होगा। अब सेकेंड में क्या है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट द प्रियम्बल इन द वर्ल्ड। अच्छा, द प्रियम्बल यानी आर, आप भी देखें दोस्तों, आर तो आना ही है, नॉन को सबसे पहले लाइए। कहीं भी हो तो सबसे बड़ा मंत्र, सब्जेक्ट में अगर नॉन है तो नॉन को लाइए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, और उसका कनेक्टर से जोड़ें। तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला तो कभी आपका शुरू में हो ही नहीं सकता है, तो ये तो हट जाएगा। तो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर के बाद पी, ठीक है। इन द वर्ल्ड इज द लॉन्गेस्ट, इसके बाद है क्यू इज द लॉन्गेस्ट, ये होगा नहीं। द प्रियम्बल, आप आर से शुरू करें, आर के बाद क्या है, क्यू इज द प्रियम्बल ऑफ द, यानी सी आंसर। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द स्टेशन मेट मी आई यस्टरडे। आई और मेट मी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये टाइपो एरर है, तो आप इसको सुधार ले। मी को आप हिम कर दें, मी को क्या कर दे, हिम कर दे, तो हो जाएगा आई मेट हिम एट द स्टेशन यस्टरडे। देखो दोस्त, आई मेट हिम यानी आर, तो आर को आगे ले लो, आर, आई मेट हिम, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, और उसके बाद एट द स्टेशन यस्टरडे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ फोकस करेंगे कि अगर प्लेस आ रहा हो तो प्लेस के बाद ही टाइम को दें। ये नहीं हो सकता है कि टाइम को आप आगे कर दें, प्लेस को बाहर करें। ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। टाइम को आप पीछे देंगे, प्लेस को आगे लेंगे। जैसे इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई मेट हिम यस्टरडे एट द स्टेशन, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आई बोलेंगे आई मेट हिम एट द स्टेशन यस्टरडे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस स्थान का इम्पोर्टेंस है, उसके बाद टाइम का इम्पोर्टेंस है, तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है वो आगे आएगा। जैसे आप सबसे बड़े इम्पोर्टेंस है, आपने मिला किससे, तो वो व्यक्ति इम्पोर्टेंस हो गया जिससे मिला, तो आई मेट हिम। थर्ड में वो प्लेस हो गया जहाँ पे आप मिले, एट द स्टेशन। अब वो दिन कौन था, तो यस्टरडे था। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे, प्लेस के बाद टाइमिंग होता है। ठीक है दोस्त, अब स्पेलिंग करेक्शन है। स्पेलिंग करेक्शन में क्या देखना है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक में आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपसे होगा नहीं। एनवायरमेंट में क्या होता है, एनवायरमेंट, एन साइलेंट रहता है लेकिन एन लिखा जाता है। देखिए ENVIRONMENT, MENT तो होता नहीं होगा, BEMENT, एनवायरमेंट, बी आंसर। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे क्योंकि आपको जानते बारे में गलतियां हो जाती है कंसंट्रेशन के कारण, है कॉमन एरर है, क्योंकि सारे वर्ड एक जैसे दिखेंगे, एक लेटर केवल वो आगे पीछे रहेगा, तो कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चल जाएं। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका। इसके बाद क्या है, इसके बाद एकोमोडेट। एकोमोडेट का स्पेलिंग किसमें ठीक है, एकोमोडेट में याद रखेंगे ना कि डबल डबल दो वर्ड आता है, सी डबल आएगा और डी डबल आएगा। तो ये टेक्निक है हमेशा कि आप फोकस रहें वर्ड का आइडेंटिफिकेशन से।
आप डेली पढ़ें, इसलिए तो बोलता हूँ ना कि थोड़ा रीडिंग भी इंग्लिश दिया करें। उससे क्या होगा कि आपका वर्ड पे नज़र होगी, विजन जो रहता है ना वो मेमोरी को कैप्चर करता है। तो एक्मोडेट, थोड़ा अलर्ट रहें, एरर गलती नहीं लिखे। अगर आपको शक भी हो जाता है तो आप डिक्शनरी से देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, लेकिन माइंड में गलत नहीं होना चाहिए। एक्मोडेट में आप याद रखेंगे, आपसे वही करेगा ही एरर। डबल सी होगा और डबल एम होगा, बाकी जगह वो देखिए ए डबल सी ओ एम यहाँ सिंगल है, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, सी आंसर हो जाएगा एक्मोडेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्पेल्ट वर्ड में ही है, सेपरेटली। देखिए सेपरेटली में मात्र एक बार ई आएगा, बाकी ए आएगा। ये बार बहुत पूछता है, बहुत बार बार है, इसका रिपीटेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेपरेटली ज़्यादा, ये 3 वर्ड में ए वर्ड का यूज करता है। SEPARA, अच्छा एडवर्ब यूज किया तो TELY, तो SC के बाद PARA देखना है, SEPARA सेपरेटली। ठीक है, देखिए एक सेपरेटली ये है, एक सेपरेटली ये है, समझिए कौन होगा, गौर कीजिए सेपरेटली में क्या अंतर है। दोस्तों जब भी सेपरेट वर्ड में, जैसे कि एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ कि जब भी अगर सेपरेट वर्ड में अगर कोई LY लगाता हो, SEPARATE, यही है ना, और जब भी इसमें LY लगाएगा, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि ये याद रखना है कि ई का जो है एग्जिस्टेंस रहेगा। तो आप सेपरेट वर्ड में याद रखें, ये तो एडवर्ब वर्ड दिया, सेपरेट भी कभी कभी पूछता है, तो डबल ए दोनों पे फोकस करेंगे। एक आपको यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि ई लगेगा नहीं, सेपरेट वर्ड में जो ई है वो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आपका फोकस होना चाहिए। आपने आज मैं 1 बाय 1 सारे वर्ड का मैं किया हूँ, तो थैंक यू दोस्त, आप मेरी जर्नी में आपने साथ दिया। बट जो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाकर रिवीजन करें, और इसका मैं PDF वीडियो टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं इसको और बारीकी से वर्ड पावर को कुछ ज़्यादा 2 वर्ड पावर में लिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और अगली वीडियो में मैं लाऊंगा जो कि काफ़ी 100% इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो मैं उसी चीज़ का करूंगा जो आपके रिलेवेंट हो, जो आपको क्वालिफाइंग कर दे। जैसा कि जानते हैं आपको 30% इंग्लिश में लाना ज़रूरी है, तब आप आगे का कॉपी आपका चेक हो पाएगा। तो आप कितना भी स्कोर कर लें अगले शिफ्ट में, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये पहला दरवाज़ा, मेनू की तरह ही दरवाज़ा आपका ये यही है जिसको तोड़ना है। तो आप इंग्लिश पे फोकस रहें, 9 नंबर इससे लाना होगा 30%, और बाकी जो है वो हिंदी से आपको लाना है। तो बहुत ही आसानी से मैं कर दूंगा, आप बस इसी तरह से मेरी जर्नी में साथ दें। तो दोस्त काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ आपका सेट को तैयार करने में। तो आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।